रिजर्वेशन का प्रोविजन संविधान सम्मत है। SC, ST, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय देने के लिए आर्टिकल 15(4), 16(4), 46 और 335 बनाया गया। पर रिजर्वेशन का मुद्दा लंबे समय से विवादों में है। A large population believes that reservation helps in the empowerment of backward classes and boost their confidence. दूसरी तरफ एक बड़ा खेमा कहता है, due to reservation, less qualified individuals receive opportunities instead of more qualified candidates. कुछ का कहना है कि समाज में इक्वालिटी, जस्टिस और यूनिटी को बनाए रखने के लिए रिजर्वेशन का उचित तरीके से उपयोग होना चाहिए। यानी फिलहाल का रिजर्वेशन सिस्टम उन्हें रास नहीं आता। दे एम्फसाइज द इफेक्टिव एंड फेयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन कंसीडरिंग इट्स मिसयूज एंड अदर नेगेटिव एस्पेक्ट्स। पर आरक्षण को लेकर समाज जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वो बहुत डेंजरस है। रिजर्वेशन का भविष्य कैसा होगा, यूथ रिजर्वेशन को लेकर क्या सोच रहा है, आइए देखते हैं। जो रिजर्वेशन के बारे में रिकमेंडेशन आई है दिल्ली हाई कोर्ट से, वो बहुत ज़्यादा एक वेलकम करने वाला डिसीजन है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी वेलकम करना चाहिए, अपनाना चाहिए और लागू कर देना चाहिए इसी साल। क्योंकि हम देखते हैं, एक तो जो दूसरों का खुद पॉलिटिक्स है वो वुमेन के लिए बहुत कम स्पेस रखता है, क्योंकि यहाँ पर कास्ट डोमिनेंट पॉलिटिक्स होती है ना, मस्कुलिनिटी डोमिनेंट पॉलिटिक्स होती है, जिसमें लड़ाई झगड़ा होता है। अभी आप अगर देखेंगे कैंपस में इस दौरान, तो लोग ढोल नगाड़ों के साथ लोगों के कंधों पर चढ़कर यहाँ पे रैलियाँ करेंगे। वहीं कॉलेजेस में जो लड़कियाँ होती हैं उनको इस सब से बहुत अनसेफ फील होता है। मैंने खुद जिन लड़कियों से पर्सनली बात की, हमें पता लगा कि बहुत ज़्यादा जो वोट काउंट होता है उसमें लड़कियों का जो पार्टिसिपेशन होता है वो बहुत कम होता है। वो इसीलिए पहली बात कोई वुमेन कैंडिडेट्स ही नहीं होती, वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। इसलिए ये डिसीजन अभी लागू होना चाहिए। 50% रिजर्वेशन ज़रूर होना चाहिए ताकि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़े, और जो कॉलेज में लड़कियां हैं, यूनिवर्सिटी में लड़कियां हैं, उनको ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज मिले कि आपका वोट मैटर करता है। अब कोई भी नीति जब बनती है तो उसके लाभ भी होते हैं और उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। लेकिन जब कोई भी नीति राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने लगती है तो उसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है। जैसे कि आज हम देख सकते हैं कि विगत कुछ वर्षों पीछे अगर हम जाएं तो गुजरात में पटेल जाति का आरक्षण को लेकर के आंदोलन, जिसमें एक नेता उभर के सामने आए, और दूसरे क्षेत्र की बात करें तो मुंबई में मराठों का आरक्षण को लेकर के एकजुट होना, और उत्तर प्रदेश में निषाद जाति के लोगों का आरक्षण को लेकर के एकजुट होना। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हम चीज़ों को तो क्रियान्वित कर रहे हैं लेकिन उस चीज़ की समीक्षा नहीं कर रहे हैं, केवल राजनीतिक हथियार के रूप में अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस चीज़ को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। एक तरीके का जातीय संघर्ष जो है वो भारत में देखने को भविष्य में मिलेगा, और इसका शुभारंभ भी हो चुका है। पिछले अगर कुछ घटनाओं को हम बारीकी से उसका अध्ययन करें तो कहीं ना कहीं इसका आगमन हो चुका है। महापुरुषों ने जिस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जिस व्यवस्था को लाया, आज के राजनीतिक नेताओं ने अपने हित के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, सत्ता के लालच में उस चीज़ को इस तरीके से लागू कर रहे हैं जिसे जातीय वैमनस्य समाज में बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ेगी। दलित वर्ग में भी कहीं ना कहीं अब दो वर्ग हो गया है। एक वो वर्ग हो गया जो आरक्षण की व्यवस्था का लाभ लेकर के अपने शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठा करके और आरक्षण व्यवस्था का उपयोग करके आर्थिक रूप से सशक्त हो चुका है। तो ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी भारत के लोगों की अगर जनगणना की जाती है तो उसमें जो जानकारी होती है, जिसमें वो कॉलम होता है जिसमें हम तो इंडियन लिखते हैं लेकिन उसके बाद हमें अपनी जाति बतानी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं आरक्षण का जो सबसे अच्छा लाभ हमें तब मिलेगा, या आरक्षण सिद्धांत का जो उच्च स्तर का जो उद्देश्य है वो हम तब पालेंगे जब उसके नीचे जो ये कॉलम आता है कि आप किस जाति के वर्ग से हैं, ये सरकारों को ना करना पड़े, केवल हमें अपना परिचय इस आधार पे देना पड़े कि मैं भारतीय हूँ। से जातिगत जनगणना कराने से पहले एक समिति बननी चाहिए जो जातिगत जनगणना से उत्पन्न दुष्प्रभाव जो भारत पे पड़ेंगे उसके बारे में हमें अवगत कराए। तो एज अ स्टूडेंट मेरा पक्ष ये रहता है कि रिजर्वेशन जो है वो अब के टाइम में, मतलब हम जिसे इतना ज़्यादा विकसित कर चुके हैं, उस टाइम पर
हमें उस पर पूरा चेक रखना चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे हम एज ए स्टूडेंट हमने अपने आसपास इतने लोगों को देखा होता है कि रिजर्वेशन जो उस डिग्री या फिर उस पोस्ट के लिए उतना कंपैटिबल नहीं है, फिर भी उसे जस्ट बेसिस ऑफ रिजर्वेशन उसको वहाँ पे सीट मिल जाती है, और जो सच में उस चीज़ के लायक होता है वो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की वजह से रह जाता है। तो इसके लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो ये कि प्रॉपर चेक हो, और जैसे आजकल हम देखते हैं कि उसका काफ़ी मिसयूज़ किया जाता है रिजर्वेशन का, कि फेक डॉक्यूमेंट्स बना के या फिर कैसे भी उस चीज़ का प्रॉपर यूज़ नहीं हो पा रहा है। मतलब जिसको उस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए वो आई थिंक नहीं ले पाते उसका बेनिफिट, और पैसों की वजह से, और मतलब काफ़ी लोग होते हैं जो उस चीज़ का मिसयूज़ करते हैं, जिसकी वजह से रिजर्वेशन जैसा टॉपिक जो एक हेल्पफुल टॉपिक होना चाहिए सोसाइटी के लिए, वो एक मतलब अच्छा टॉपिक नहीं रह जाता है, क्योंकि उस चीज़ का गलत यूज़ होता है। 8-10 सालों 15 साल के लिए था कि 15 साल के होने के बाद उसके बाद इसे समाप्त कर दीजिएगा, लोग आर्थिक रूप से समक्ष हो जाएंगे अपने अपने चरम पर। लेकिन ये राजनीतिक दौड़ हुई और लोग अपने राजनीति के हिसाब से अपने वोट बैंक बनाकर नहीं थे समझने के। आज देश लगभग 78 साल आज़ादी को हो गए, 78 ईयर, बट आज तक किसी को आरक्षण हुआ नहीं। आरक्षण कमे जा रही है, राजनेताओं के हिसाब से आरक्षण बढ़ते जा रहे हैं, लोग बढ़ाते जा रहे हैं। जिन लोगों के पास आरक्षण मिल चुका है, जो लोग अच्छे रूप से आर्थिक रूप से सामाजिक तौर पर समता के समक्ष आ चुके हैं, जो व्यक्ति, जो समाज, जो परिवार अपने बच्चे को अपने हिसाब से अपने स्तर पर बिना सरकारी सहायता के शिक्षा प्रदान करा सकते हैं, अपना आलन पालन कर सकते हैं, वो लोग भी जाति के नाम पर, समूह के नाम पर, एससी वर्ग में भी लोग से आरक्षण लेते आते हैं, आरक्षण लेते रहे हैं। तो हिसाब से आरक्षण में जो अभी सुप्रीम कोर्ट बताए थे क्रीमी लेयर वाले प्रावधान निश्चित रूप से होनी चाहिए, ताकि कुछ लोग, जो लोग सच में दबे हैं, जो लोग सच में आर्थिक असहाय हैं, सामाजिक असमानता है, उनके साथ आरक्षण हो और उनको मिले और वो भी समाज में उभरे समान लोग से आए। इस प्रकार से जिस प्रकार हो रही नहीं होनी चाहिए।